आज हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। कल का लेक्चर में मैंने कुछ चीजों को पढ़ाया था आपको, उसको एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। कल हमने आपको बताया था कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ये मैंने बताया था आपको। कितने अनुच्छेद होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था। दूसरा बताया था कि विभिन्न संविधानों से इसको अच्छी बातों को विभिन्न देशों के संविधानों से इसमें समावेशित किया गया है। मैं थोड़ा लिख रहा हूं, आप पकड़ते चलिएगा। नंबर 3, यह भारत का संविधान जो है संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण है, एकात्मक का समन्वय है। नंबर 4 जो मैंने पढ़ा दिया था आपको कि भारत का संविधान कठोर और लचीलेपन का समन्वय है। यह भी मैंने आपको बता दिया। अब जो एक टॉपिक और पढ़ाया था मैंने, मौलिक अधिकार, जो थोड़ा टेक्निकल समस्या से वीडियो साफ नहीं आ रही थी, तो मैं उसको फिर से रिवाइज कर देता हूं। और वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और आपके मूल अधिकार में, आपके संविधान से उससे प्रश्न भी बहुत एग्जाम में आते हैं। किसी भी परीक्षा में आप दे रहे हो तो मौलिक अधिकार से तो प्रश्न हमेशा ही बनते हैं। बच्चों जानो कि मेहनत हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता। अक्सर हम देखते हैं कि 25 प्रश्न पढ़ लीजिए इसमें आपका हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। हम सफल होना है तो उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। तो भारतीय संविधान की विशेषता की जो आज की वीडियो में शुरू करता हूं वो ये है कि मौलिक अधिकार, इसी को मूल अधिकार भी कहा जाता है। कंफ्यूजिंग नहीं करेंगे, मौलिक अधिकार कह लीजिए या मूल अधिकार कह लीजिए, बात एक ही। अब ये दोनों दो अलग अलग शब्द हैं। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? अधिकार वे परिस्थितियां हैं जिसके द्वारा व्यक्ति अपना विकास कर सकता है, और वे अधिकार जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं, वे अधिकार जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं, ऐसे ही अधिकार को मूल अधिकार कहते हैं। अब यहां प्रश्न बनते हैं क्या? जैसे प्रश्न बन जाता है कि मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो आप बता दोगे भाग 3 में है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप बता दोगे साहब ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो दो प्रश्न आपका यही हो गया। मौलिक अधिकार, मूल अधिकार भाग 3 में है, कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला जो प्रश्न यहां बन जाता है कि मूल संविधान में नागरिकों को कितने अधिकार दिए गए थे, तो वो कितने दिए गए थे? 7 मूल अधिकार दिए गए थे। अब कितने हैं? वर्तमान समय में 6 अधिकार। वर्तमान, सब नोट करते चलेंगे। वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। अब इसमें जो है 6 मूल अधिकार प्राप्त है, तो मूल संविधान में कितने थे? ये मूल संविधान में कितने मूल अधिकार प्राप्त थे? 7। और वर्तमान समय में कितने हैं? 6। अब जो यहां पर प्रश्न बनता है कि वह 7वां मूल अधिकार कौन हटा दिया गया, तो 7वां जो मूल अधिकार हटा दिया गया वह था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया, और यह पहले किस अनुच्छेद में था? 31 में था। अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति का अधिकार था मूल अधिकार में। लेकिन 44वें संविधान संशोधन, सब नोट करके चलेंगे बेटा, 44वें संविधान संशोधन, एकदम कंसंट्रेट रहिए। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। अब यह मूल अधिकार नहीं है, अब इसे अनुच्छेद, मैं ए लिखूं तो ए का मतलब एप्पल नहीं, ए का मतलब हमारा आर्टिकल, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद।
अब यह अनुच्छेद 300A में है। संपत्ति का अधिकार कहां पर है? यह अनुच्छेद 300 के ए में है। अभी जल्दी में एक प्रश्न आ गया था कि संपत्ति का अधिकार है विधिक अधिकार, मौलिक अधिकार, तो आप उत्तर में लगा दोगे वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। अच्छा, विधिक अधिकार लिखे या संवैधानिक अधिकार लिखे, बात एक ही है बेटा, लेकिन यहां बस इतना जान लेना है कि मूल अधिकार ये नहीं है। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रह गया, अब वह एक विधिक अधिकार हो गया है, या उसको आप संवैधानिक अधिकार कह सकते हो। ध्यान देने की बात है कि पहले मूल अधिकार में 7 थे, अब 6 हैं। कि संविधान संशोधन द्वारा हट गया, 44 में अमेंडमेंट के द्वारा हट गया। कब आया था? 1978 में आया था। तो अब 6 के हम नाम देख लें। तो पहला जो अधिकार हमारा है, मौलिक अधिकार है, वह है समानता का अधिकार। जो पहला मूल अधिकार हमारा है वह समानता का अधिकार है, और ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18। क्लियर बात? नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। ये कहां पे? अनुच्छेद 19 से 22। नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका हो गया अनुच्छेद 23 से 24। नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 25 से 28। और नंबर 5 संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 29 से 30। और नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 32। अब देखिए 30 के बाद 31, यही जो संपत्ति का अधिकार था वो 6वें नंबर पे था, 7वें पे ये आता, लेकिन अब ये संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 था वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो संवैधानिक अधिकार, उपचारों का अधिकार, ये क्या है? अनुच्छेद 32। इसी अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर, इसी अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की, याद रखेंगे यह प्रश्न पूछा गया है, संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा, हार्ट एंड सोल कहा। अब बात है कि क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि अनुच्छेद 32 अगर नहीं होगा तो ऊपर के जो ये 5 मौलिक अधिकारों का कोई वैल्यू नहीं होगी। वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि अगर इन अधिकारों का दमन सरकार के द्वारा किया जाता है तो व्यक्ति कहां जाएगा? तो यह 32 नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षण करता है। इस 32 में, अनुच्छेद 32 में 5 चीजें हैं, नोट कर लेंगे। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश। तीसरा है प्रतिषेध। चौथा है उत्प्रेषण। और 5वां है अधिकार परीक्षा। 5 हो गए, 1 2 3 4 5। अब यहां मैं 1 प्रश्न बताना चाहता हूं। अच्छा, इसकी ट्रिक पे हम याद कर सकते हैं, मैंने इसकी ट्रिक बना रखी है। इसकी ट्रिक पे याद रखने के लिए अगर ये याद है तो आपको याद, समस्व शोध सांस, ये ट्रिक आपके याद है तो आप क्रम से याद रखेंगे।
सम फॉर समानता का अधिकार, स्व फॉर स्वतंत्रता का अधिकार, सो फॉर शोषण के विरुद्ध अधिकार, ध फॉर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब यहाँ एक प्रश्न बनता है कि मौलिक अधिकारों का रक्षण कौन करता है। आप प्रश्न बन जाता है कि भारत में मौलिक अधिकारों का रक्षण का अधिकार किसके पास है। ऑप्शन मैं देता हूं, मौलिक अधिकारों का रक्षण कौन करता है। ऑप्शन हो गया एक उच्चतम न्यायालय, नंबर 2 उच्च न्यायालय, नंबर 3 राष्ट्रपति और नंबर 4 1 और 2 दोनों। तो यहां आपका उत्तर 1 और 2 दोनों सही होगा, क्योंकि मौलिक अधिकारों का रक्षण का जो दायित्व संविधान के द्वारा दिया गया है वह उच्चतम न्यायालय को दिया गया है, वह उच्चतम न्यायालय को दिया गया है और उच्च न्यायालयों को दिया गया है। ये उच्चतम न्यायालय और अगर आप उच्चतम न्यायालय में जाते हैं तो अनुच्छेद 32 के तहत जाएंगे और उच्च न्यायालय में जाते हैं तो अनुच्छेद 226 के तहत जाएंगे। अब बच्चों एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं संविधान की विशेषता में। भारत संविधान की विशेषताओं में मैंने आपको मौलिक अधिकार पढ़ाया। मौलिक अधिकार, कुल मूल अधिकार कितने थे? 7। अब कितने हैं? 6। 7वां कौन वो हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल में था? पहले वो 31 में था, अब कहां है? अनुच्छेद 300 के ए में है। और संपत्ति का अधिकार क्या हो गया है? अब एक विधिक अधिकार, एक संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है, वो बात क्लियर। 6 मैंने आपको समान बना बता दिया। इसमें 32 को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा। व्यक्ति के मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति अपने राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकता है और या फिर सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, वह कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, तो ये सब मूल अधिकार से एक नॉर्मली आपके दिमाग में बात बननी शुरू हो जाए। आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो मूल अधिकार का चैप्टर ही बहुत बड़ा है और प्रश्नों की संख्या वहां से बहुत आती है। अब भारतीय संविधान की अगली विशेषता जो है, जो इसके बाद है, वो बेटा है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, इसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। यहां ध्यान देने की बात है, जो आपके प्रश्न में आ जाएगा, नोट कर लेंगे बेटा, यह किस भाग में है? भाग 4 में है, याद हो जाएगा। कहां से कहां तक है? तो ये अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। ठीक, भाग 4 में है, 36 से लेकर 51 तक है। नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? तो आप बता दो कि साहब यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दैट इज क्लियर। नीति निर्देशक तत्व को स्थापित कर, ये प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? तो ये यही है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये डीपीएस का प्रमुख उद्देश्य था। अब आगे हम चलते हैं, अगली विशेषता जो होगी, आप नंबरिंग करते चलेंगे। मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य की भी आपके संविधान में स्थापित किया गया है। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर हमारा राज्य के प्रति अधिकार है तो हमारा राज्य के प्रति कर्तव्य है। जैसे आज मैं इसकी डिफाइन कर सकते हैं कि वैश्विक महामारी जो इस समय कोरोना वायरस की आई है, इस समय हमारे मौलिक कर्तव्य ये है कि हम सरकार के नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घरों में रहें। ये हमारे कर्तव्य है। अधिकार जो है वो सरकार दे रही, जो गरीबों को राशन बांट रही है, जिसके द्वारा जो भी व्यवस्थाएं की जा रही, वो अधिकार है, वो सरकार दे रही, लेकिन हमारे कर्तव्य भी हैं। तो मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है ये जान ले। मौलिक कर्तव्य लिया गया है बेटा सोवियत रूस से। भारतीय संविधान में
मौलिक कर्तव्य का भाग जो लिया गया है वो यूएसएसआर से लिया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य पहले मूल संविधान में नहीं था, ये ध्यान देंगे। ये 42वें संविधान संशोधन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये मूल संविधान में नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। कई प्रश्न देख लें, मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया? यूएसएसआर से लिया गया। किस यूएसएसआर से लिया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया। यह भाग 4 क में है, 4 क में है, और इसका अनुच्छेद है 51 का ए या 51 का क, जो भी आप समझ लें। भाग 4 क या 51 क में है ये, और ये कितना था? 10। पहले कितना था? 10। मूलाधिकार कितने थे? सॉरी, मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10। अब इसमें एक और जुड़ गया, 6वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अब मौलिक कर्तव्य कितने हो गए बच्चों? 11। अब कितने हो गए हैं? 11। ये आपको जानने की जरूरत है कि पहले जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था, और 86 संविधान संशोधन द्वारा ये कितने हो गए? अब 11। तो हम ये विशेषताओं में हमने मौलिक अधिकार पढ़ लिया। ये कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया? सोवियत रूस से लिया गया। किस मूल संविधान में नहीं था, ये कब जोड़ा गया? 42 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। कि कहां पर है? भाग 4 क में है। अनुच्छेद इसका क्या है? 51 क है। और पहले कितने थे मौलिक कर्तव्य? वो 10 थे। अब कितने हो गए हैं? 11। तो ये भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, और इन विशेषताओं को हम क्रम से पढ़ते चले, और ये प्रश्न भी बहुत एग्जाम में आते हैं। इसी बहाने आप जब ये शुरुआत होगी तो संविधान में आपको पढ़ने का इंटरेस्ट बना रहेगा। अगली जो विशेषता इसकी है वो है सरकार का संसदीय स्वरूप। इसको पढ़ना है बेटा, संसदीय स्वरूप, पार्लियामेंट्री स्वरूप। पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसी व्यवस्था को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहते हैं, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहते हैं, या एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, या इसी को प्रधानमंत्री व्यवस्था भी कहते हैं, प्रधानमंत्री व्यवस्था भी कहते हैं। अब इसको जो जानने की जरूरत है, सर ये संसदीय व्यवस्था होती क्या है? तो सरकार की नॉर्मली 2 व्यवस्थाएं लागू हैं। एक है, इसको कहते हैं संसदीय व्यवस्था, हम इसको अंतर समझ ले तो हम दूसरे समझ में आएगा। दूसरी है अध्यक्षीय व्यवस्था। ठीक है, अध्यक्षीय व्यवस्था का एक नाम और है, वह है राष्ट्रपति व्यवस्था या राष्ट्रपति शासन। संसदीय में क्या करेंगे? इसको कह सकते हैं प्रधानमंत्री व्यवस्था। अब इसके नाम से स्पष्ट हो जाएगा। संसदीय व्यवस्था का सबसे जनक जो है वह है इंग्लैंड, और अध्यक्षीय व्यवस्था का जो जनक है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसी बहाने आप बातों को समझते रहिए। संसदीय व्यवस्था का जनक है इंग्लैंड और अध्यक्षीय व्यवस्था का जनक है यूएसए। अब जो हमको जानने की जरूरत है बेटा, संसदीय व्यवस्था क्या होती है ये जानिए। संसदीय व्यवस्था में होती है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में संबंध पाया जाता है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में संबंध पाया जाता है, और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है।
इसका क्या मतलब, संबंध का मतलब कि व्यवस्थापिका मतलब बच्चों विधायिका। जैसे शासन के 3 अंग होते हैं, पहले ठीक समझ लें, शासन के 3 अंग होते हैं। एक होती है विधायिका, जिसको हम व्यवस्थापिका भी कहते हैं, और आप अपने देश में इसको संसद से समझ सकते हैं। दूसरी है कार्यपालिका और तीसरी है न्यायपालिका। तो ये है क्या, व्यवस्थापिका का काम है विधायिका, व्यवस्थापिका विधि कानून, व्यवस्थापिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका काम है उन कानूनों को लागू कराना, और न्यायपालिका काम है कि उन कानूनों की जांच करना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके द्वारा बनाए गए कानून नागरिकों के अधिकारों का हनन कर रहे हो। तो शासन के जो सरकार के वो 3 ये अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब व्यवस्थापिका समझिए, यहां आ जाइए अब टॉपिक पर। विधायिका माने संसद और कार्यपालिका में संबंध होता है, मतलब व्यवस्थापिका में जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उस बहुमत का नेता ही कार्यपालिका के लिए चुना जाता है, और वो तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक व्यवस्थापिका में उसको विश्वास मत हासिल होगा। तो यहां पर कार्यपालिका के 2 प्रकार पाए जाते हैं। एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका, यहां बहुल कार्यपालिका हो जाती है नाम मात्र की कार्यपालिका, और दूसरी ये हो जाती है वास्तविक कार्यपालिका। अब बेटा नाम मात्र की कार्यपालिका में आप अगर अपने देश की बात करें तो यहां राष्ट्रपति हो जाएगा, और इंग्लैंड की बात करें तो वहां राजा हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति के पास शक्तियां सब होती लेकिन इसका प्रयोग नहीं करता। यहां हम बात करेंगे वास्तविक में तो मंत्रिपरिषद प्लस प्रधानमंत्री हो जाएगा, ये शक्तियों का वास्तविक रूप से प्रयोग करता है। तो प्रधानमंत्री व्यवस्था में या संसदीय व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में संबंध होता है, और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के 2 प्रकार होते हैं, एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका और एक होती है वास्तविक कार्यपालिका। परंतु अध्यक्षीय व्यवस्था में नहीं होता, वहां पर एकल कार्यपालिका होती है। यही ऑल इन ऑल होता है। और ये जो कार्यपालिका का प्रधान होता है माने राष्ट्रपति होता है, यह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि भारतीय संविधान सभा का जब बात चर्चा चल रही तो वहां भी बात आई कि भारत के लिए संसदीय व्यवस्था ज्यादा अच्छी है या अध्यक्षीय व्यवस्था। तो विभिन्न लोगों ने अध्यक्षीय व्यवस्था को कहा, कई लोगों ने संसदीय व्यवस्था को कहा, लेकिन ज्यादा वोट पड़ा संसदीय व्यवस्था पर, क्योंकि भारत नया नया आजाद हुआ था और नए नए कानूनों को समझ रहा था। तो उसने कहा कि हमारे लिए जरूरी है उत्तरदायित्व, जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुनकर जा रहे हैं, उत्तरदायित्व, जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुनकर जा रहे हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायित्व हो। जबकि अध्यक्षीय की व्यवस्था है अस्थायित्व। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने अस्थायित्व की अपेक्षा उत्तरदायित्व को ज्यादा महत्ता दिया। ठीक है, तो ये हमारी सरकार का संसदीय स्वरूप हो गया। संसदीय पार्लियामेंट्री व्यवस्था, जिसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में संबंध पाया जाता है, और कार्यपालिका जो होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये हमने समझ लिया। अगली हेडिंग होगी आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध या व्यवस्था। आपातकालीन उपबंध ये कहां से लिया गया है, तो ये साफ बता देंगे, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। एक प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा। दूसरा, आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब यहां एक प्रश्न बन जाता है,
राष्ट्रपति जो है स्वयं स्वेच्छा से आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता, वह मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है। और मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख यहीं पर हुआ कि राष्ट्रपति जो है आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करता है, वह मंत्रिमंडल के परामर्श से करेगा, स्वेच्छा से नहीं कर सकता। स्वेच्छा से नहीं कर सकता, वह मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है। यह कहां से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अब आपातकालीन शक्तियां 3 हैं। नंबर 1 युद्ध, युद्ध, आपातकाल एवं सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 352 352 ए। मैंने बता दिया आपको आर्टिकल। इसको बच्चों राष्ट्रीय आपातकाल भी कहते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक। दूसरा, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर इसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं। सामान्य भाषा में राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और इसका अनुच्छेद हो गया 356। ठीक। और तीसरा, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल इसका अनुच्छेद है 360। बेटा लिखते चलेंगे। आपातकालीन उपबंध कहां से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। इन आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है। राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग स्वेच्छा से नहीं कर सकता। अब राष्ट्रपति के पास ये 3 आपातकालीन शक्तियां हैं। इसको याद करने की ट्रिक बेटा, हम 3 देखो सब में कॉमन है, यहां भी देखो, यहां भी देखो, यहां। ठीक है। हर में 4 का अंतर है ना? 52, 56, 60। तो 3 याद रखें, 52, 56, 60। संविधान की विशेषताओं में मैंने बेटा आपातकाल पढ़ा दिया, 3 पढ़ा दिया आपको। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। अब विशेषता में उसकी है, अगली विशेषता है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है? भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे न हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, सबको अपना मतदान देने का, अपना मत करने का अधिकार है। तो यहाँ प्रश्न क्या बनता है ये देखिए। प्रश्न ये बनता है कि मूल संविधान में मतदान की उम्र कितनी लिखी गई थी? तो आप जानते रहे बेटा 21 वर्ष। याद रहेगा। वयस्क मताधिकार क्या होता है? वयस्क मताधिकार वो होता है जिसमें किसी एक निश्चित उम्र पर होने पर व्यक्ति को अपना मत देने का अधिकार होता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे नहीं हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, और हर व्यक्ति को एक वोट, 1 मैन। इसकी डेफिनेशन यही है बेटा, 1 मैन, एक आदमी, 1 मैन 1 वोट। ऐसा नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं तो आपको 2 वोट देने का अधिकार होगा, अगर आप पैसे वाले तो आपको 2 वोट नहीं। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पढ़े हो, चाहे नहीं हो, आपको एक ही वोट देने का अधिकार है। तो यहाँ प्रश्न क्या बनता है कि मूल संविधान में मतदान वोट देने की उम्र कितनी थी? 21 वर्ष। अब कितनी हो गई है? 18 वर्ष। ये कब हुआ ये पूछता है। तो ये अधिनियम है 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन 1988। ये संशोधन, और ये 18 वर्ष कब से लागू हो गया? तो 1989 ईस्वी में। याद रखें, अधिनियम पूछे, संशोधन पूछे तो कौन सा है? 61वां संविधान संशोधन। और कब लागू हो गया? तो 1989 में। तो क्या क्या मैंने बता दिया? वयस्क मताधिकार वह होता है जिसमें किसी एक व्यक्ति की निश्चित उम्र पर होने पर उसको अपना मत देने का अधिकार होता है। ठीक। तो मूल संविधान में मत देने की उम्र कितना था बेटा? 21 वर्ष। अब कितना हो गया? 18 वर्ष। कब हो गया? 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। ठीक है। तो ये तो होने के बाद अब हम पढ़ेंगे अगली विशेषता भारतीय संविधान की, और वो ये है कि त्रिस्तरीय सरकार का होना। त्रिस्तरीय
त्रिस्तरीय सरकार का होना। भारत एक संघात्मक देश है और भारत बेटा एक संघात्मक देश है, तो संघात्मक की जो मैंने विशेष व्यवस्था लिया है वह भारत देश ने लिया है, वह कनाडा के संविधान से लिया है। तो संघात्मक व्यवस्था में शक्तियों का पृथक्करण होता है, ये ध्यान देंगे, शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण और शक्तियों का विभाजन दो अलग अलग शब्द हैं। अक्सर लोग ये बोल देते हैं कि शक्तियों का विभाजन जो है केंद्र और राज्य के मध्य किया गया, गलत, शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। और ये जो शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का जो विभाजन होगा वह ऊर्ध्वाधर होता है, मतलब ऊपर से नीचे होता है, जैसे केंद्र, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे राज्य, ऐसे चलता है। लेकिन जो शक्तियों का पृथक्करण होता है वह क्षैतिज होता है, और हमारे यहां जो शक्तियों का पृथक्करण किया गया है वह क्षैतिज है। जो क्षैतिज है, यहां आप संविधान कर लेंगे, संविधान के द्वारा शक्तियों का जो पृथक्करण किया गया है वह क्षैतिज है। तो क्षैतिज कौन, पहली होगी राष्ट्रीय सरकार या केंद्र सरकार, जिसको आप यूनियन गवर्नमेंट कहते हो, राज्य सरकार जिसको आप स्टेट कहते हो, और तीसरा स्थानीय सरकार जिसको आप लोकल गवर्नमेंट कहते हो। ठीक है, आप ध्यान देंगे कि शक्तियों का विभाजन और शक्तियों का पृथक्करण दो अलग अलग शब्द है। शक्तियों का पृथक्करण जो है ये सबसे पहला जो देश अपने यहां लागू किया वह अमेरिका में है, और शक्तियों का विभाजन जो किया गया है वह इंग्लैंड में है। शब्दों में एक बिंदी से खुदा से जुदा हो जाता है, इसलिए शब्द को पकड़े, ये सेपरेशन ऑफ पावर है, ये डिवीजन ऑफ पावर है। ये क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर, SEPERATION, सेपरेशन ऑफ पावर है, और ये डिवीजन ऑफ पावर है। तो दोनों के शब्दों के अलग अलग अर्थ समझें, ये डिवीजन ऑफ पावर है और ये सेपरेशन ऑफ पावर है। अगर राष्ट्रीय सरकार की बात कर लें तो इसमें आ जाते हैं बेटा राष्ट्रपति, संसद, ठीक। स्टेट की बात कर लें राज्यपाल और राज्य विधान मंडल, क्लियर। लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो यहां सबसे नीचे ग्राम स्तर पर, उसके ऊपर ब्लॉक और उसके ऊपर जिला। हमको इस टॉपिक को आपको समझाना है। ये तो शक्तियों का विभाजन पहले शक्तियों का पृथक्करण पहले केंद्र और राज्य के मध्य तो था ही। अब शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया है? शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत सबसे पहले जिस विचारक ने दिया था बेटा, उसका नाम है मॉन्टेस्क्यू, और मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ लॉ। क्लियर? तो किसने दिया है? द स्पिरिट ऑफ लॉ, इसकी पुस्तक है मॉन्टेस्क्यू की, उसी ने शक्तियों का पृथक्करण बताया था। और ये राष्ट्रीय सरकार, राज्य सरकार, हमको इस टॉपिक पर आपको कंसंट्रेट करना है। इसके बारे में हमारे सबसे पहले अनुच्छेद 40 में इसकी बात रखी गई थी, ग्राम पंचायतों का संगठन। गांधी संगठन, गांधी के विचारों को आत्मसात करने के लिए, गांधी के विचारों को स्थापित करने के लिए संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के भाग में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के भाग में ग्राम पंचायतों के संगठन की बात कही गई थी। क्योंकि महात्मा गांधी का यही कथन है कि भारत गांव का देश है। क्या कथन है महात्मा गांधी का? महात्मा गांधी ने कहा कि भारत जो है गांव का देश है। ये महात्मा गांधी का कथन है, ठीक है। तो सरकारों ने इसकी तरफ बहुत विशेष ध्यान नहीं दिया। राजीव गांधी की सरकार ने इस पर विशेष ध्यान दिया और इसको संवैधानिक दर्जा बनाने का प्रयास किया, लेकिन दुर्घटनावश
उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि श्रेय हम राजीव गांधी को ही देते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे कि इसको संवैधानिक का दर्जा कब मिला, तो आप बच्चों बताओगे नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में इसको संवैधानिक का दर्जा मिला पूर्णतया। लेकिन प्रयास किसने किया था? राजीव गांधी ने किया था। और ये पूर्णतः किसके काल में हुआ? नरसिम्हा राव काल में हुआ। तो इसके अंतर्गत 73वां संविधान संशोधन, नोट कर लेंगे बेटा सब टॉपिक, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन और 74वां, ये आपका 1992 संशोधन और ये भी आपका 1992। इसके द्वारा भाग 9 में ग्राम पंचायतों की बात कही गई, ग्राम पंचायतों की बात कही गई और इसको जो है संविधान की 11वीं अनुसूची में भी जोड़ा गया, संविधान की 11वीं अनुसूची में भी जोड़ा गया। 74वें संविधान संशोधन 9 का क है और ये 12वीं अनुसूची है, ठीक है, और इसमें नगर पालिका से संबंधित बातें हैं, ठीक है। तो शक्तियों का पृथक्करण के अंतर्गत राष्ट्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, स्थायी सरकार का सबसे पहले उल्लेख पीपीएस में मिलता है, माने आर्टिकल 40 में मिलता है। इसको संवैधानिक का दर्जा देने का प्रयास राजीव गांधी ने किया था, लेकिन पूर्णतः से सफलता मिली नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में। इसको एक आर्टिकल के थ्रू रखा गया। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 74वें में नगर पालिका को किया गया और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ये त्रिस्तरीय सरकार हमारे देश में है। अगली जो विशेषता हमारी है, देखिए हर चीज को मैं आपको अलग अलग डिफाइन करके समझा रहा हूं। एकदम मैं हरदम कहता हूं बेटा, सफल होने के लिए 60 तरीका कभी नहीं अपनाना चाहिए। आप अपने आसपास किसी भी महान व्यक्ति, सफल व्यक्ति को देखो, उसके पीछे उसकी मेहनत, उसकी कर्म ही उसको मायने रखता है और कुछ नहीं। आगे विशेषता में एक टॉपिक और है, स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका ये क्या? संघात्मक देश में स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक है। क्यों? तो पहला कारण तो यही हम बता देते हैं जो मैंने आपको बताया था साहब, कि यह देश के मौलिक अधिकारों का रक्षण करता है। शाबाश, देश के मौलिक अधिकारों का रक्षण है और यह मौलिक अधिकारों का रक्षण सुप्रीम कोर्ट करती है और राज्यों के उच्च न्यायालय करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाना हुआ तो अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट में जाना हुआ तो 226। अगली बात जो हमको बताना है, अगर राज्य और राज्य के बीच विवाद हो जाए तो उसका समाधान कौन करे? राज्य और राज्य के बीच विवाद का समाधान, ठीक। नंबर 3, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, इन समस्याओं के समाधान करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का होना अत्यंत आवश्यक है और वो आपके देश में है, ठीक है। तो एक विशेषता ये भी हो गई, ये जानते रहिए क्यों स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक है, ठीक है। अब एक टॉपिक जो नया है, जो आपको कम किताबों में मिलेगा, ये है सहकारी समितियों को भी भारतीय संविधान में जोड़ा गया। सहकारी, जिसको पूरा नोट कर लेंगे बेटा, कोऑपरेटिव सोसाइटी इसको बोलते हैं। 97वें संविधान संशोधन के द्वारा, 97वें संविधान संशोधन के द्वारा 2011 के द्वारा सहकारी समितियों को अनुच्छेद 243 जड़यट से लेकर अनुच्छेद 243 जड़ टी तक जोड़ा गया है।
ये सहकारी समितियों को स्थापित करने के लिए अनुच्छेद 19 में मौलिक अधिकार में भी शामिल किया गया है, मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। सहकारी समितियों को स्थापित करने के लिए अनुच्छेद 43 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी स्थापित किया गया है, तत्व में भी स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये चीजें आप एकदम पढ़ लीजिए। ये आज के भारतीय संविधान की विशेषता एकदम समाप्त होनी है। एक टॉपिक और थोड़ा सा है, उसको मैं आपको इसमें समझा के समाप्त कर देता हूं और आपको एक टारगेट दे देता हूं, वो आप पूरा कर आएंगे, वो हमारे लिए भी आसान होगा और आपके लिए भी आसान होगा। वो है, मैं पहले इसको पढ़ा के बताता हूं आपको। स्वतंत्र निकाय। तो स्वतंत्र निकाय हमारे देश में कौन कौन है? जैसे पहला ही है उच्चतम उच्च न्यायालय या पूरा न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, ठीक। नंबर 3 निर्वाचन आयोग, नंबर 4 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक। और उच्चतम न्यायालय, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, ठीक है। ये 4 जो है ये आपके स्वतंत्र निकाय हैं। जैसे भीमराव अंबेडकर ने भारतीय लोकतंत्र के इन 4 पिलर्स को बताया। CAG नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, इसका कार्य है कि जो सरकार के द्वारा पैसे खर्च किए जा रहे हैं वह सही मद में खर्च हो रहे हैं या नहीं, ठीक। नंबर 2 निर्वाचन आयोग, ठीक है। नंबर 2 निर्वाचन आयोग, देश में स्वस्थ और निष्पक्ष चुनाव कराने का कार्य किसका है? निर्वाचन आयोग। आप लोक सेवा आयोग, ये हर पढ़े लिखे विद्यार्थी छात्र का ड्रीम होता है कि वो यूपीएससी की एग्जाम को फेस करे और देश के लिए अच्छे देश की सेवा कर सके। उच्चतम न्यायालय, ये 4 स्तंभ है भारतीय लोकतंत्र के, इंडियन डेमोक्रेसी के ये 4 स्तंभ है, ठीक है। इनमें से किसी एक स्तंभ के साथ खिलवाड़ हुआ तो भारतीय लोकतंत्र क्या हो जाता है? टूट जाएगा। तो इस प्रकार आज हमारा भारतीय संविधान की विशेषताओं की जो वीडियो है ये पूरी तरह से क्लास समाप्त होती है। कल भी मैंने इस पर लेक्चर दिया था कुछ भाग में और कुछ आज खत्म कर दिया। आपको मैं क्लास के लिए टारगेट देता हूं कि भारतीय संविधान में स्रोत ये आपको किताब में मिल जाएगा। इसको आप पूरा जहां भी आप जो भी आपका स्टडी रूम हो उसमें एक चार्ट पर लिख डालिए और लिखकर दीवार पर चिपका लीजिए। वो इसमें से एक प्रश्न, हमें 1-2 प्रश्न हमेशा होता है, जैसे पूछ देता है कि कानून की स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसमें ऑप्शन दे देगा ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और जापान, ठीक है। ऐसे आपको ऑप्शन दे देगा। इसमें हालांकि उत्तर आपका सही होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप ये पूरा का पूरा जो है ये स्रोत वाला जो टॉपिक होगा वो पूरा पढ़कर आइएगा। हाँ, इसमें एक प्रश्न पूछ देता है कि भारतीय संविधान के स्रोत में सबसे अधिक बात कहां से ली गई है? तो आप बता दोगे 1935 के भारत शासन अधिनियम से ली गई है, ठीक है। ये आप बता दोगे। बाकी आप चार्ट में आप लिख लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयर ही हमको जोश देंगे, पढ़ाने के लिए उत्सुक करेंगे। बहुत कम संसाधनों के द्वारा हम अपने सहयोगियों के द्वारा इस कार्य को शुरू कर रहे हैं, जिनमें उनकी हमारे लिए भूमिका महत्वपूर्ण है। उनको मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से उनको अभिनंदन करता हूँ और आपके इस वीडियो लाइक करने पर हमें इसकी प्रक्रिया मिलेगी। धन्यवाद। कल की हमारा टॉपिक होगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना। धन्यवाद।